हेलो बच्चों, नमस्ते। आप सभी लोगों का एक बार फिर से भास्कर कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आपका जो नवोदय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 का एग्ज़ाम 30 अप्रैल 2022 दिन शनिवार को हुआ है, उसका हम लोग उत्तर मिलाएंगे और आप लोग अपने उत्तर मिलाइए और बताइए कि आपका कितना प्रश्न का उत्तर सही गया। तो ये एक बच्चे का पेपर है जिसका पेपर कोड ए है। सभी बच्चों का पेपर कोड अलग अलग हो सकता है, लेकिन प्रश्न सबके सेम रहेंगे। बस ये है कि प्रश्न ऊपर नीचे होंगे, यानी कि आगे पीछे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। तो भाग 1 का जो पहला प्रश्न है उसका उत्तर होगा डी। उसके बाद है आपका दूसरा प्रश्न, उसका उत्तर होगा आपका सी। उसके बाद जो तीसरा प्रश्न है उसका उत्तर होगा आपका सी। जो क्वेश्चन नंबर चौथा है उसका उत्तर होगा आपका बी। उसके बाद भाग 2 है। भाग 2 का जो पांचवा प्रश्न है उसका उत्तर होगा आपका बी। उसके बाद जो छठवां प्रश्न है उसका उत्तर होगा आपका ए। फिर उसके बाद जो सातवां प्रश्न है उसका उत्तर भी होगा आपका ए। और जो आठवां प्रश्न है उसका उत्तर होगा डी। भाग 3 का जो भाग तीसरा है आपका, उसका जो प्रश्न नंबर 9 है उसका उत्तर होगा आपका बी। प्रश्न नंबर 10 का उत्तर होगा आपका ए। और जो प्रश्न नंबर 11 है उसका उत्तर होगा आपका ए। प्रश्न नंबर 12 का उत्तर होगा आपका डी। भाग 4 प्रश्न नंबर 13 का उत्तर होगा आपका ए। प्रश्न नंबर 14 का उत्तर होगा आपका बी। प्रश्न नंबर 15 का उत्तर होगा आपका बी। और प्रश्न नंबर 16 का उत्तर होगा आपका बी। जो भाग 5 है उसमें जो प्रश्न नंबर 17 है उसका उत्तर होगा आपका डी। प्रश्न नंबर 18 का उत्तर होगा बी। प्रश्न नंबर 19 का उत्तर होगा ए। और प्रश्न नंबर 20 का उत्तर होगा बी। भाग 6 में जो प्रश्न नंबर 21 है उसका उत्तर होगा ए। 22 का उत्तर होगा सी। और जो 23 नंबर प्रश्न है उसका उत्तर होगा सी। और जो 24 नंबर का प्रश्न है उसका उत्तर होगा ए। भाग 7 में जो प्रश्न नंबर 25 है उसका उत्तर होगा सी। प्रश्न नंबर 26 का उत्तर होगा आपका बी। प्रश्न नंबर 27 का उत्तर होगा आपका बी। प्रश्न नंबर 28 का उत्तर होगा आपका ए। अगला भाग 8 है। उसमें जो प्रश्न नंबर 29 है उसका उत्तर होगा आपका सी। प्रश्न नंबर 30 का उत्तर होगा आपका सी। प्रश्न नंबर 31 का उत्तर होगा आपका ए। और प्रश्न नंबर 32 का उत्तर होगा आपका ए। भाग 9 में प्रश्न नंबर 33 का उत्तर होगा आपका सी। 34 का उत्तर होगा आपका बी। 35 का उत्तर होगा आपका डी। और जो प्रश्न नंबर 36 है उसका उत्तर होगा बी। भाग 10 में प्रश्न नंबर 37 का उत्तर होगा सी। प्रश्न नंबर 38 का उत्तर होगा ए। प्रश्न नंबर 39 का उत्तर होगा बी। और जो आपका प्रश्न नंबर 40 है उसका उत्तर होगा डी। अब इसके बाद मैथ आ जाएगा, लेकिन मैथ हम लोग को बाद में बताएंगे। आप लोग सभी लोग को मैथ बाद में बताएंगे। और अब हम लोग देखते हैं गद्यांश। गद्यांश 1 में जो अनुच्छेद नंबर 1 है इसमें भी आगे पीछे होगा। तो इसमें जो पहला गद्यांश है इसमें है जो रविवार के बारे में बताया गया है, जहाँ सभी बच्चे पार्क में जाते हैं। तो इसमें जो प्रश्न नंबर 61 है कि हरीश पार्क में अपने के साथ खेल रहा था, मतलब किसके साथ? तो इसका आंसर होगा सी, यानी मित्रों के साथ। फिर प्रश्न नंबर 62, हरीश तालाब में कूदा। पर आपका जो ऑप्शन नंबर ए होगा वो आपका सही होगा, किस लिए? तैरने के लिए। फिर प्रश्न नंबर जो 63 है, मौसम था, ये रहेगा आपका थोड़ा गर्म, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा। जो प्रश्न नंबर 64 है, तालाब में और कौन था, तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि कुछ बतखें। जो प्रश्न नंबर 65 है इसमें लिखा गोता लगाना शब्द का वैसा ही अर्थ है जैसा का, तो इसका उत्तर होगा आपका सी, यानी कि कूदना। अब अगला देखते हैं हम लोग अनुच्छेद नंबर 2। अनुच्छेद नंबर 2 में सांप के बारे में बताया गया है। जैसा लिखा इसमें, सांप रेंगने वाले कहे जाने वाले
प्राणियों की श्रेणी में आते हैं। तो जो ये अनुच्छेद है उसमें जो प्रश्न नंबर 66 है उसमें लिखा सांपों को कहा जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी से होगा, यानी कि रेंगने वाला। प्रश्न नंबर 67 है सांप कहाँ जीवित नहीं रह सकते हैं, इसका ऑप्शन नंबर ए से होगा, बर्फ से जमे स्थानों। प्रश्न नंबर 68 है सांपों का या कि कमजोर होता या होती है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी से होगा, क्या होगा, दृष्टि यानी कि नजर। प्रश्न नंबर 69 है सांप को चोट लगने से बचाता बचाती है, तो उसका उत्तर होगा सी, मृत चमड़ी। प्रश्न नंबर 70 है जीवित रहना शब्द का अभिप्राय है, इसका ऑप्शन नंबर ए से ही होगा, जीना। अब अनुच्छेद तीसरा देखेंगे हम लोग, जिसमें दूध के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो इसमें जो प्रश्न नंबर 71 है इसमें लिखा है लोग पशुओं का दूध पीते हैं, तो क्या रहेगा, भिन्न भिन्न। जैसे कोई गाय का दूध पीता है, कोई भैंस का पीता है, कोई ऊँट का पीता है, कोई बकरी का पीता है। तो इसमें लिखा है कि लोग पशुओं का दूध पीते हैं, यानी कि कई प्रकार के पशु दूध पीते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी से होगा, भिन्न भिन्न। फिर प्रश्न नंबर 72 है स्थानों में ऊँट पाए जाते हैं, तो कहाँ पाए जाते हैं, गर्म स्थानों में। फिर प्रश्न नंबर 63 है यदि लोग गाय जैसे पशु रखते हैं तो उन्हें दूध मिलता है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी से होगा, बहुत सारा दूध। फिर प्रश्न नंबर आपका 74 है यह है कि जिस दूध का हम उपयोग करते हैं वह शुद्ध हो, क्या है, आवश्यक। हमें ये आवश्यक जानना चाहिए कि जो दूध हम प्रयोग करते हैं वो शुद्ध रहे। उसके बाद जो प्रश्न नंबर 75 है हानि का अर्थ के समान है, यानी हानि का अर्थ को और क्या कहते हैं, लाभ कहते हैं, मरम्मत कहते हैं, छत कहते हैं या स्थिर, तो इसका रहेगा छत, ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। फिर उसके बाद अंतिम अनुच्छेद है अनुच्छेद नंबर 4, जिसमें बताया जाता है कि एक बार हम गांव गए जहां अनेक परिवार अपने बनाए हुए चिकनी मिट्टी के बर्तन बेच रहे थे। वहां हमें किसी परिवार के बनाए कृत्रिम फल और सब्जियों ने बहुत आकर्षित किया। हमने वहां ऐसे उत्तम आकारों और रंगों से बने सेब, संतरे और टमाटर देखे कि असली और उनमें अंतर करना मुश्किल था। प्रत्येक ने उनकी बहुत प्रशंसा की। यहाँ बताया गया है कि मतलब कुछ लोग थे जो अपने परिवार के, जो कहाँ गए थे, गांव गए थे, और अनेकों परिवार से मिले जो लोग चिकनी की मिट्टी के बर्तन बनाकर बेच रहे थे। और वहाँ कुछ परिवार ऐसे भी थे जो कृत्रिम फल सब्जी बनाते थे। कृत्रिम मतलब जो मानव द्वारा बनाया गया हो। लिखा इसमें हमने वहाँ ऐसे उत्तम आकारों और रंगों से बने सेब, संतरे और टमाटर देखे। मतलब जो मानव द्वारा बनाया गया था सेब, संतरे और टमाटर देखे, वो क्या थे, बहुत ही उत्तम आकार के थे और अच्छे रंगों से रंगे हुए थे। तो जब उन्होंने इन सबको देखा, सेब, संतरे, टमाटर को, तो जो असली होते हैं, जो प्राकृतिक सेब, संतरे, टमाटर होते हैं, और जो मानव द्वारा बनाए गए सेब, संतरे, टमाटर थे, उनमें अंतर करना बहुत ही मुश्किल था, यानी कठिन था। जिन सभी लोगों ने देखा उनमें से सभी लोगों ने उन सब चीज़ों की क्या की, बहुत ही प्रशंसा की। पहला प्रश्न है इसमें, मतलब 76 प्रश्न है इसका। कुछ परिवारों ने चिकनी मिट्टी के बनाए, क्या बनाए, मेज कुर्सियाँ, तो इसमें मेज कुर्सियाँ कहीं नहीं आया है। दूसरा है फल सब्जियाँ, फल सब्जी आया हुआ है क्योंकि कृत्रिम फल सब्जी उन्होंने बनाया हुआ था। तीसरा है खिलौने और बर्तन, ये भी सही हो सकता था अगर यहाँ पर खिलौने ना होता। फिर चौथा है गुल्लक, पिगी बैंक और गेंद, तो ये कहीं चर्चा इसके बारे में नहीं हुई है। बर्तन के बारे में चर्चा हुई लेकिन खिलौने के बारे में चर्चा नहीं हुई, इसलिए ऑप्शन नंबर सी भी गलत होगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, फल और सब्जियां। अगला है प्रश्न नंबर 77, हम मुश्किल से ही फलों और असली में अंतर कर सके। जो लोग देखने गए थे सब्जियां, फल, वो लोग क्या करें कि मतलब जो उनके द्वारा बनाया गया, मतलब जो गांव वाले थे जो बनाए थे, तो जो मानव बनाता है उसको बोलते हैं कृत्रिम, यानी मानव द्वारा। तो यहाँ रहेगा कृत्रिम फलों और असली, असली मतलब जो प्राकृतिक होती है। तो कृत्रिम फलों और असली में अंतर कर सके, इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, कृत्रिम। फिर प्रश्न नंबर 78 है ऐसे शब्द हैं, इसका ऑप्शन पहला है क्रिया, दूसरा है क्रिया विशेषण, तीसरा है विशेषण और चौथा समुच्चय बोधक। तो ऐसे शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया था, ऐसे शब्द इसके लिए प्रयोग किया गया था, यहाँ देखिए ऊपर लिखा है हमने वहाँ ऐसे उत्तम आकारों और रंगों से बने सेब, संतरे और टमाटर देखे। ऐसे किसके लिए प्रयोग हुआ है,
सेब संतरों के बारे में हुआ है। तो सेब संतरों के बारे में हुआ है तो ऐसे किसके लिए प्रयोग हुआ? सेब संतरे यानी उसकी विशेषता बता रहा है। ऐसे शब्द सेब संतरों की विशेषता बता रहा है, तो इसलिए इसका जो ऑप्शन नंबर सही होगा सी, यानी कि विशेषण। फिर प्रश्न नंबर 79 है, भेद का समानार्थी है, यानी भेद को और क्या कहते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा अंतर। फिर प्रश्न नंबर 80 है आपका, प्रत्येक का वही अर्थ है जो का है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा हरेक। अब हम सभी लोग खंड दूसरे का जो है अंकगणित परीक्षण यानी मैथ के बारे में देखेंगे कि कौन से प्रश्न का कौन सा उत्तर सही होगा। प्रश्न नंबर 41 है, 2 अंकों वाली प्राकृत संख्याओं की संख्या है। इसमें कह रहा है कि 2 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होती हैं। एक हिसाब से जो प्राकृतिक संख्या होती है तो 2 अंकों वाली कुल कितनी संख्याएं होती हैं। तो चलिए इसको हम हल करते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हमने प्रश्न उतार लिया है यहाँ पर, तो इसमें लिखा 2 अंकों वाली प्राकृतिक संख्याओं की संख्या है। 2 अंकों वाले की, जैसे 2 अंक की सबसे छोटी संख्या होती है हमारी 10 होती है, और सबसे बड़ी संख्या होती है 99, यानी 10 से लेकर 99 तक कुल कितनी ऐसी संख्या हैं जो 2 अंकों वाली हैं। तो इस प्रकार के जब प्रश्न पूछते हैं तो हम क्या करते हैं, जितने अंकों का संख्या पूछेगा उसमें क्या करेंगे, सबसे बड़ी संख्या आगे लिखेंगे और उससे घटाएंगे सबसे छोटी संख्या। सबसे छोटी संख्या हमने घटा दिया और उसके बाद जितना घटाने के बाद मिलेगा उत्तर उसमें हम 1 जोड़ देंगे। तो 99 में से 10 घटाते हैं तो बचता है 89 और प्लस 1 यानी कितना हो गया 90। यानी 2 अंकों वाली कुल कितनी संख्या होती हैं, 90 संख्याएं होती हैं। इसलिए जो प्रश्न नंबर 41 है उसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। प्रश्न नंबर 42 है, एक संख्या से उसके अंकों का योगफल घटा दिया जाता है, परिणाम स्वरूप प्राप्त संख्या सर्वदा विभाजित होगी। सर्वदा मतलब हमेशा होता है। लिखा है कि कोई संख्या रहे और उसके अंकों का योगफल उस संख्या से घटा दिया जाए, तो घटाने के बाद जो संख्या मिलेगी हमें वो हमेशा किससे विभाजित होगी, यानी कि हमेशा किससे भाग होगी। पहला है 2 से, दूसरा है 5 से, तीसरा है 8 से, चौथा है 9 से। जैसे मान लीजिए हमने एक संख्या ले लिया 25। अब 25 में क्या क्या अंक है, 2 और 5। 2 और 5 को जोड़ देंगे तो आएगा 7। अब जो 7 मिला उसको हम 25 में से घटा देंगे तो कितना बचेगा, 18 बचेगा। तो अब 18 जो है यहाँ पर 2 से भी भाग होगा लेकिन 9 से भी होगा, लेकिन हमें चारों में से एक ही ऑप्शन चुनना है, तो हम चले लेते हैं दूसरा ऑप्शन। कोई दूसरी संख्या लेते हैं, मान लीजिए 27। अब 27 में जो अंक आया 2 और 7 आया, तो 2 और 7 हो गया 9। तो जब ये 9 हो गया हमारा तो 9 घटा देंगे तो ये आ गया आपका 18, यहाँ भी आ गया। तो इस हिसाब से 2 और 9 फिर से ही हो गया। अब लेते हैं हम अन्य और संख्या लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम ले लिए 35। तो अब 35 में जो अंक आए 3 और 5 आए, तो 3 5 को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 8। ठीक, तो 8 हो जाएगा हमारे पास। तो 8 हमने घटा दिया तो कितना बचा 27। तो 27 किससे भाग होगा, 9 से होगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। 42 नंबर प्रश्न का उत्तर आ गया 9। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 43। इसमें लिखा हुआ 1/13, फिर बड़ा ब्रैकेट लगा हुआ, फिर लिखा 7 प्लस 2 गुणे 5 गुणे 11 प्लस 2 गुणे 13 ब्रैकेट बंद है का सरलीकरण करने पर परिणाम आता है, यानी इसको हल करने पर उत्तर कितना आता है। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। अब जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हमने इस प्रश्न को लिख लिया है, अब इसको हम लोग हल करेंगे, देखते हैं इसका उत्तर कितना आता है। तो ये 1/13 बड़ा ब्रैकेट 7 प्लस 2 गुणे 5 गुणे 11 लिख दिए, फिर प्लस 2 गुणे 13 ये हमने लिख दिया। अब इसको हल करते हैं तो ये बोर्ड मास के नेम पे लगेगा। इसमें प्लस लगा है और मल्टीप्लाई है, फिर प्लस है, फिर मल्टीप्लाई है। तो बोर्ड मास के नेम में क्या होता है कि पहले डिवाइड करते हैं तो डिवाइड इसमें है नहीं, यानी भाग करते हैं, उसके बाद मल्टीप्लाई करते हैं यानी कि गुणा, तो गुणा इसमें है तो पहले हम गुणा कर लेंगे। तो 7 ऐसे लिख दिए हमने, फिर प्लस का चिन्ह लगा दिए। अब 2 पंचे 10 और 10 का गुणा 11 से कितना हो जाएगा 110 प्लस 13 दूना 26। अब क्या करेंगे 1/13 लिखेंगे
और यहाँ लगा है ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट, तो 1/13 और ब्रैकेट के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, तो यहाँ रहेगा गुणे का चिन्ह। अब इन तीनों को हम लोग जोड़ देंगे, तो 7 0 और 6, 7 6 13 हो गया, हासिला 1 1 1 2 और 2 हो गया आपका 4, और यहाँ आपका बचा 1, यानी आ गया आपका 1/13 गुणे 143। अब 13 से 143 को काटेंगे तो 13 के नम 13, हासिल आया 1 1 3 13, 13 के नम 13। ठीक, 13 से 143 को भाग करेंगे तो 13 का पहाड़ पढ़ना कि 14 से ज्यादा ना जाए, तो 13 कन्नम 13, हासिल आएगा 1 और 1 और 3 13, तो फिर 13 कन्ने में 13, यानी आप आगे आपका 11 गुणे 1, तो 11 गुणे 1 बराबर कितना हो गया 11। ये हो गया आपका आंसर, यानी ऑप्शन नंबर आपका सही होगा सी। अब प्रश्न संख्या 44 है आपका कि 6.6 कामा 6.06 कामा 6.006 व 66.6006 का योगफल क्या है। तो चलिए इसको हल करते हैं हम लोग। तो जैसा कि हमने कॉपी में लिख लिया प्रश्न नंबर 44, अब इसको हल करते हैं। तो पहले क्या लिखा है 6.6, तो 6.6 लिख दिए हमने। फिर लिखा है 6.06, तो जब दशमलव का सवाल रहता है तो उसमें क्या होना चाहिए कि दशमलव के सामने दशमलव लगाना चाहिए, तो दशमलव लगा दी हमने। दशमलव के पहले 6 है और बाद में 06 है, फिर ऐसे यहाँ दशमलव लगाए, दशमलव के पहले 6 है और बाद में 006 006, एक अंक के नीचे एक अंक लिखेंगे तो सही रहेगा लिखने में। फिर अगला है ये वाला, तो यहाँ लगा दिए पॉइंट और दशमलव के पहले 6 यानी 6 यहाँ पर और 6 यहाँ पर। उसके बाद है 6006 6006। अब इसको हमें जोड़ना है, योगफल पूछा नहीं जोड़ना है, तो यहाँ पर हो गया 6, यहाँ 6, यहाँ 6, यहाँ 6 6 12, हासिल आया 1। फिर 6 6 12, 6 18, 6 24 1 25, हासिल आया 2 और 6 2 8। तो आपका उत्तर आ गया 85.2666, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। अब अगला प्रश्न है 45, इसमें लिखा है 0.0725 को सरलतम भिन्न के रूप में लिखने पर प्राप्त होता है। इसको भिन्न के रूप में बदलना है, तो देखना है कौन सा उत्तर सही होगा, ए होगा या बी होगा या सी या डी। तो चलिए ये प्रश्न को हम हल करते हैं। लिखेंगे यहाँ पर 0.0725 भिन्न क्रम बदलना है, तो लगाएंगे बटा 1। यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो दशमलव के बाद में कितने अंक हैं 1 2 3 4, तो यहाँ पर होगा 4 बार 0। अब ऊपर क्या बचा आपका, अंश में सिर्फ बचा 725 और नीचे बचा आपका 1000। ठीक, अब दोनों हमें सेम संख्या से भाग करना है, तो 25 से कर देते हैं। 25 का पढ़ा पढ़ना कि 72 से ज़्यादा ना जाए, तो 25 दूना 50। अब 72 में से 50 घटाओगे बचेगा 22, 22 और 5 225, 22 और बगल में 5 हो गया 225 बन गया। अब 25 का पढ़ना है कि 225 से ज़्यादा ना जाए, तो 25 9 225। फिर 25 से 100 काटेंगे तो 25 चौका 100, यहाँ पर देखिए 4 अंक थे 1 2 3 4, यहाँ पर 4 जीरो बढ़ेगा, तो 25 चौका 100 और बाकी बचे 2 जीरो, तो 2 जीरो हमने वैसे लिख दिया, तो 29/400 ये हो गया आपका आंसर, यानी ऑप्शन नंबर आपका सही होगा बी। ठीक, पॉइंट के बाद में 4 अंक हैं तो इसलिए 4 जीरो बढ़ेगा, भूल कर 3 जीरो लिख दिए थे हमने। अब देखते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 46, 25, 45 तथा 75 का लघुत्तम समापवर्त है। इसको हल करते हैं, तो इसका हल जो होगा लिखेंगे सॉल्यूशन 25, 45 और 75 का लासापा बताना है। 25, 45 और 75। अब सबसे पहले हम जब लासापा निकालते हैं तो 2 से विभाजित करते हैं, लेकिन 2 से कोई विभाजित नहीं होगा क्योंकि सब सम संख्या नहीं है। अगर सम संख्या होता तो हमारा 2 से भाग हो जाता। फिर 2 के बाद किससे भाग करते हैं 3 से। 3 से कौन भाग होगा, 25 तो होगा नहीं, 45 होगा और 75। 3 से भाग क्यों होगा, क्योंकि 3 से भाग तभी होता है जब जो संख्या दी हुई हो उसको आपस में जोड़ लो उसके अंकों को, अगर जो उसका योगफल आता है अगर वो 3 से भाग हो जाएगा तो संख्या भी 3 से भाग हो जाएगी। तो देखिए 2 और 5 7,
7 3 के पहाड़े में नहीं आता, इसलिए 25 भी 3 से भाग नहीं होगा। 45 में देखिए 4 और 5 9, तो 9 आपका 3 के पहाड़े में आता है, तो 3 से भाग 45 से भी हो जाएगा। 75 लिखा तो 7 5 12, और 12 जो हमारा 3 के पहाड़े में आता है, तो 12 3 से भाग होगा, इसलिए 75 भी 3 से भाग हो जाएगा। तो हम पहले भाग करेंगे 3 से, तो 25 लिख देंगे वैसे, और 3 का पढ़ पढ़ो 4 से ज़्यादा ना जाए, 3 एक नंबर 3, बाकी बचा 1, 1 5 15, 3 बचे 15। इसको करेंगे 3 दूनी 6, बाकी बचा 1, 1 5 15, 3 बचे 15। अभी भी 3 से 15 कटेगा, तो 3 से फिर काटते हैं, 25 नहीं कटेगा वैसे लिख देंगे, और 3 5 15, और यहाँ पर हो गया 25। अब किससे करेंगे? 5 से, तो 5 हम 25, 5 के नियम 5, और 5 हम 25। फिर किससे? 5 से, तो 5 के नियम 5, एक वैसे हो गया, और यहाँ पर हो गया 1। अब लासापा बताना था, यानी कि जो यहाँ पर आभाज्य संख्याएं सभी आई हैं उसका गुणा कर लेंगे। ठीक, तो 5 से गुणा तो 25 हो गया, 25 तियाँ 75, और 75 तियाँ 225 होते हैं। ठीक, 75 का गुणा 3 से करोगे आप तो 225 आएगा। 5 तियाँ 15, हासिल आया 1, और 3 सत्ते 21 1 22, 225 आंसर हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सही होगा डी। अब प्रश्न संख्या 47 से लिखा है 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त करने पर प्राप्त होता है। इसमें लिखा हो कि 4 अंकों की छोटी संख्या का अभाज्य गुणनखंड निकालो एक हिसाब से। तो 4 अंक की सबसे छोटी संख्या होती है हमारी 1000, तो 1000 का हमें करना अभाज्य गुणनखंड। तो जब अभाज्य गुणनखंड करते हैं, तो जब गुणा के रूप में लिखते हैं, तो उसमें सब अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो इसमें देखिए 5 अभाज्य है, 5 अभाज्य है, 5 अभाज्य, लेकिन 8 अभाज्य नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया। फिर ऑप्शन नंबर बी है 5 5 5 4 2, तो 5 और 2 तो अभाज्य है, लेकिन 4 आपका अभाज्य नहीं है, इसलिए ये भी गलत हो गया। सी भी छोड़ दीजिए। डी देखिए लिखा 10 गुणे 10 गुणे 10, तो ये 10 भी आपका अभाज्य नहीं है, तो इसलिए ये भी गलत हो गया। जब अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं तो जो मल्टीप्लाई लिखते हैं हम लोग, सब संख्याएं अभाज्य होनी चाहिए, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो गया इसका। फिर देखिए प्रश्न नंबर 48 है, लिखा है यदि 72 तथा 180 का महत्तम समापवर्तक 36 है तो इनका लघुत्तम समापवर्त है, यानी दो संख्याएं 72 और 180 जिनका मासापा 36 है, तो उसका लासापा क्या होगा? तो यही देख लीजिए, इसमें क्या होता है फार्मूला, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासापा यानी एलसीएम और गुणे मासापा यानी एचसीएफ। ठीक, तो पहली संख्या क्या दी हुई है? 72 दी हुई है, और दूसरी संख्या 180 दी हुई है। एलसीएम नहीं मालूम, उसको एक्स मान लेते हैं, और ये है आपका 36 एचसीएफ है। 36 से काट दो, 36 क्रम 36, 36 दुना 72, 2 बचा और 180, 180 दुना 360, एक्स बराबर, तो एक्स किसको माने थे? एलसीएम को, तो एलसीएम आपका आ गया 360, यानी ऑप्शन नंबर आपका सही हो गया बी, 48 का बी सही होगा। फिर है प्रश्न संख्या 49, लिखा हुआ इसमें निम्न का सरलीकरण करने पर परिणाम आता है 2 सही 1/17 भागे 7/10 गुणे 1 सही 1/33। इसको हल करते हैं तो उत्तर कितना आता है? चलिए इसको देखते हैं हम लोग। अब देखिए हम लोग प्रश्न संख्या 49 हल करते हैं, तो ये है हमारा मिश्र भिन्न में बदलेंगे अंचित भिन्न में, तो 17 दूना 34 और 1 35, 35/17 हो गया। भाग है तो भाग को बदलेंगे गुणे में, तो यहाँ लगाएंगे गुणा, और जो ये आपका है 7/10, ये हो जाएगा 10/7, और गुणे 33 का नाम 33 1 34, 34/33। अब देखिए 7 के नाम 7, 7 5 35, 17 के नाम 17, 17 दूना 34, कितना बचा ऊपर? 5 10 2, तो 5 दही 50, 50 दूना 100, और बटा 33 के नाम 33। अब बदलेंगे मिश्र भिन्न में, तो 33 3 99 और 1 बचा 100। उत्तर आपका आ गया 3 सही 1/33, यानी ऑप्शन नंबर आपका सही होगा ए। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 50, लिखा हुआ है एक रेलगाड़ी एक स्टेशन से 72 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 2:15 PM यानी कि दोपहर के बाद पर चलती है,
90 किलोमीटर दूर एक स्टेशन पर यह कितने बजे पहुंचेगी। प्रश्न पूछा गया है कि एक रेलगाड़ी है जो कि दोपहर बाद 2:15 पर एक स्टेशन से चलती है और उसका जो गति यानी चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। अगर 90 किलोमीटर दूर एक स्टेशन पर वह जाए तो कितने बजे वो पहुंचेगी। तो पहले मालूम करेंगे कि अगर रेलगाड़ी की गति जो है 72 किलोमीटर प्रति घंटे है और वो 90 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो कितने समय में तय करती है। इसमें मालूम करेंगे पहले हम समय, बस जो समय आएगा उसको हम 2:15 पर जोड़ देंगे। तो देखिए क्या होता है हमारा फॉर्मूला, चाल बराबर दूरी बटा समय। ठीक, तो समय बराबर क्या हो जाएगा, समय बराबर हो जाएगा दूरी बटा चाल। दूरी कितना दिया था 90 किलोमीटर, 90 ऊपर हो गया। चाल था आपका 72 किलोमीटर प्रति घंटे, तो 72 आपका हो गया ऊपर नीचे। अब 18 पंचे 90 और 18 चौक 72, यानी हो गया 5/4, यहाँ हो जाएगा घंटा। ठीक, तो अब 5/4 घंटा है तो इसको बदल देंगे मिनट में, तो 5/4 गुणे 60 मिनट, 4 से काटेंगे। ठीक, तो 4 के नम 4, बाकी बचा 2 और 2 0 20, 4 पंचे 20, यानी आपके आ गया 15×5 = 75 मिनट, 75 मिनट। अब 75 मिनट में कितने घंटे कितने मिनट, तो 75 में से 60 निकाल दो तो 1 घंटा हो जाएगा। 60 मिनट जो होगा 1 घंटे के बराबर होगा, तो 1 घंटा और 60 और कितना 75, तो 15, यानी 1 घंटा 15 मिनट। अब देखिए पूछा कि गाड़ी कितने बजे स्टेशन पर पहुंचेगी, तो वो चलती है 2:15 PM पर चलती है। उसमें जोड़ देंगे हम 1 घंटा 15 मिनट। तो 2 बज रहे हैं तो 1 घंटे बाद 3 बज जाएंगे, और 15 मिनट ये और ये 15 मिनट कितना हो गया 30 मिनट PM आंसर। यानी कि जो गाड़ी रहेगी दोपहर बाद 3:30 को स्टेशन पर पहुंच जाएगी, यानी कि इसका उत्तर नंबर सही होगा आपका बी 3:30 PM। अब देखते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 51। लिखा हुआ है एक हाल की लंबाई तथा चौड़ाई में 23 मीटर का अंतर है, यानी कि जो हाल की लंबाई और चौड़ाई को आपस में घटाते हैं तो उसका अंतर कितना आता है 23। फिर लिखा है लंबाई बढ़ी ही चौड़ाई से, यानी कि जो लंबाई की माप होगी वो चौड़ाई से ज़्यादा होगी, तो लंबाई और चौड़ाई अलग अलग रहेंगे माप के, तो यानी कि वो आयत के आकार का फर्श रहेगा। जो हाल की लंबाई चौड़ाई का फर्श रहेगा वो आयत के आकार का रहेगा। यदि हाल के फर्श का परिमाप 206 मीटर है, लिखा हुआ है कि इसका जो परिमाप है वो 206 मीटर है, तो इसके फर्श का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में है। अगर परिमाप 206 मीटर है तो जो फर्श होगा उसका क्षेत्रफल कितना होगा, और वो आंसर लाना आपको वर्ग मीटर में। तो चलिए इसको हल करते हैं हम। तो प्रश्न हमने लिख लिया है यहाँ पर। तो मान लेते हैं कि जो लंबाई है, लंबाई सब देखिए मीटर में दिया है, तो लंबाई मानते हैं x मीटर और चौड़ाई मानते हैं y मीटर। ठीक, अब इसमें कह रहा है कि लंबाई और चौड़ाई का अंतर 23 मीटर है। इसका जो प्रथम शर्त है, फर्स्ट कंडीशन दिया है कि लंबाई और चौड़ाई का अंतर 23 मीटर है, यानी ये हो गया हमारा समीकरण 1 हो गया। फिर दूसरा शर्त ये कह रहा है यदि हाल के फर्श का परिमाप 206 मीटर है। जो दूसरा इसका कंडीशन है, सेकंड कंडीशन लिखा है कि इसका जो परिमाप है, परिमाप कितना है 206 मीटर है। ठीक, 206 लिख दिया हमने। अब जो फर्श आयत के आकार का होगा तो उसका परिमाप क्या होता है 2 गुणे ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, तो लंबाई कितना आपका x है और प्लस चौड़ाई कितना है y, बराबर 206 हो गया। अब 2 से इसको काट देते हैं तो 2 के नम 2, फिर 0 2 3 6, x प्लस y बराबर आ गया 103। ये समीकरण नंबर हमारा हो गया दूसरा। ठीक, अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम जोड़ देते हैं, तो समीकरण 1 क्या आपका x माइनस वाई, बाएं पक्ष में बायां पक्ष और दाएं पक्ष में दायां पक्ष जोड़ेंगे। ठीक, जोड़ना है, क्या जोड़ना है x प्लस वाई,
इधर 23 और प्लस 103। तो देखिए x माइनस वाई, प्लस का गुणा प्लस है तो प्लस x, प्लस का गुणा प्लस है तो प्लस वाई, बराबर 3 3 6 0 2 2 और यहाँ पर हो गया 1, माइनस वाई प्लस वाई कट गया, x 2x बराबर हो गया 126। तो x बराबर आ जाएगा आपका 2 छक 12 और 2 तियाँ 6, 63 आ गया। x का मान आ गया 63। अब y का मान निकालना है, क्योंकि हमें बताना क्षेत्रफल, तो x गुणे y चाहिए। तो x का मान आ गया, y का मान निकाल लेते हैं। तो इस x का मान समीकरण 2 में रखें चाहे समीकरण 1 में रखें, y का मान मालूम हो जाएगा। तो मान लीजिए यहीं लगा देते हैं इसको हम, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, ठीक। तो क्या समीकरण 2, x प्लस वाई बराबर 103। तो x का मान आ गया 63, तो यहाँ लिख देते हैं 63 प्लस y बराबर 103। तो y बराबर 103 माइनस 63 बराबर आएगा आपका 40 आएगा। x का मान आ गया 63, y का मान 40 आ गया। तो फर्श का क्षेत्रफल बताना है तो लिख दो, अतः फर्श का क्षेत्रफल, तो फर्श किस आकार का था, आयताकार, फर्श का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई कितना था x और चौड़ाई y। तो ये हो गया 63 और ये हो गया आपका 40, ठीक। मीटर में ही होगा क्योंकि x का मान मीटर में माना था, y का मान मीटर में, तो मीटर गुणे मीटर क्या हो जाएगा, मीटर पावर 2 या वर्ग मीटर कह सकते हो आप। अब गुणा करो, 4 तियाँ 12 हासिल 1, 4 छक 24 1 25, यहाँ हो गया 0 मीटर पावर 2, यानी आपका आंसर आ गया 2520 वर्ग मीटर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा इसका, ऑप्शन नंबर सही होगा बी। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 52, लिखा है 12 से 1/16 का दशमलव समतुल्य है, यानी इसको बदलना है दशमलव में। तो चलिए इसको हल करते हैं अब। तो यहाँ पर लिखा हुआ प्रश्न 12 से 1/16, तो अब पहले इसको बदलेंगे अनुचित भिन्न में। तो 12 का गुणा 16 से कर लेंगे हम, 12 का गुणा 16 से, 12 गुणे 16 और प्लस 1 कर देंगे और बटा लिख देंगे 16। तो 12 छक 72 हासिल आया 7, 12 के नम 12 और 12 7 19 प्लस 1 बटा 16। तो ये हो गया 193 बटा 16। अब इसको हमें बदलना दशमलव में, तो करेंगे भाग। तो चलिए भाग कर देते हैं हम, 16 से भाग करते हैं 193 को। तो 16 का पढ़ा पड़ोगा कि 19 से ज़्यादा ना जाए, तो 16 के नम 16 घटाओगे बचेगा 3, ये कट गया, यहाँ बचा 3, ठीक। अब 16 दूना 32, घटाओगे बचेगा 1। अब लगाओगे दशमलव, दशमलव लगाओगे तो यहाँ पर 0 बढ़ जाएगा, यानी हो गया 10। तो अब 16 का पढ़ा पड़ना है कि 10 से ज़्यादा ना जाए। तो 16 0 0 माइनस करो तो बचेगा 10, पॉइंट लगाते हैं पर 1 0 बढ़ जाएगा। अब 16 छक्का 96, बाकी बचा 4। अभी और एक भी भाग होगा, लेकिन आप मैच कर लीजिए कि किस में आता है, 12.06। तो इसमें 12.06 नहीं आता है, इसमें 12.06 नहीं आता, इसमें 12.06 आता है, इसमें 12.05 आता है। तो आपका हो गया ऑप्शन नंबर सी सही हो गया, पूरा भाग करने की आवश्यकता नहीं है। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 53, लिखा 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर कितने वर्षों में रुपये 1500 का रुपये 1800 हो जाएंगे। तो हमने यहाँ पर प्रश्न नोट कर लिया है। तो लिखा 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर कितने वर्ष में रुपये 1500 रुपये 1800 हो जाएंगे, यानी कि कितना समय लगेगा अगर वार्षिक दर 8% हो, तो साधारण ब्याज पर जो रुपये 1500 होंगे, यानी जो 1500 दिया वो मूलधन है, 1800 रुपये हो जाएंगे, यानी कि हमारा मिश्रधन होगा 1800 कितने वर्ष में। तो मूलधन हमारा 1500 दिया है और मिश्रधन हमारा दिया है 1800। तो पहले मालूम करेंगे कितना ब्याज मिला हमें। तो ब्याज बराबर क्या होता है, जब मिश्रधन और मूलधन मालूम हो तो ब्याज बराबर होता है हमारा मिश्रधन माइनस मूलधन। तो मिश्रधन हमारा दिया है 1800 रुपये माइनस मूलधन दिया था 1500 रुपये, यानी हमारे पास ब्याज बचा 300 रुपये। अब ब्याज हमें मिल गया है, तो अब निकालते हैं कितने समय में 300 रुपये ब्याज मिलता है। तो अब देखिए, साधारण ब्याज लिखे चाहे ब्याज लिखे, ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100।
तो ब्याज कितना है हमारा 300 आया, 300 यहाँ लिख देते हैं हम, बराबर मूलधन कितना था 1500 था, 1500 लिख दिया। दर था 8%, 8 लिख दिया। समय नहीं मालूम, समय मान लिया टी वर्ष, बटा हो गया 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 15 के 15 और 15 दूना 30 और 1 जीरो बचा, हो गया 20। ठीक, 15 से जब 300 को भाग करेंगे बचेगा 20। अब देखें 4 दूना 8 और 4 पंचे 20, इधर क्या बचा 5, इधर बचा 1 2 के 2 और गुणे टी। अब टी को जब रोकेंगे तो हो जाएगा टी बराबर 5/2 वर्ष। उत्तर जो आ रहा है मिश्र भिन्न में आ रहा है, तो 2 को 5 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 2 सही 1/2 वर्ष। ऑप्शन नंबर सही होगा आपका तीसरा वाला, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न संख्या 54, लिखा है एक साइकिल की कीमत में 20% की घटोत्तरी पर उसकी खरीदारी यानी कि मांग में 20% की बढ़ोतरी होती है, दुकान की बिक्री पर इसका असर है। लिखा है कि मतलब एक साइकिल की जो कीमत है पहले 20% घट जाती है और फिर जब उसकी मांग ज़्यादा हो जाती है तो उसका दाम क्या होता है 20% बढ़ जाता है। तो इस प्रकार से दुकान की बिक्री पर इसका क्या असर पड़ेगा, मतलब हमें प्रॉफिट होगा या लॉस हो गया। ठीक है, तो इसको हल करते हैं हम लोग। तो इस प्रकार के जब प्रश्न हमने पढ़ाया था तो उसमें बताया था हमने एक फार्मूला कि जब परसेंटेज कमी और परसेंटेज बढ़ोतरी, चाहे बढ़ोतरी पहले हो चाहे बढ़ोतरी बाद में हो, चाहे घटोतरी बाद में हो चाहे घटोतरी पहले हो, इस प्रकार के जब प्रश्न आएंगे तो आप हल करोगे। इसका सूत्र है x + y + x/100%। ठीक, अब पहले x है तो पहले क्या है आपका घटोतरी यानी कमी हो रही है, तो जो कम होता है तो उसको लिखते हैं माइनस में, तो 20 लिखेंगे माइनस में, -20। अब ये प्लस से प्लस लगा दी हमने। फिर y बाद वाला, बाद में क्या होता है 20% बढ़ता है तो 20 रहेगा प्लस में, तो 20 के आगे प्लस लगा पहले से ही, फिर प्लस लगाओ, फिर x आया तो x यानी कि पहले आता है, तो पहले क्या था 20% घटोत्तरी यानी कि कमी होती है, तो यहाँ लिख देंगे हम ब्रैकेट में -20। x और y के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, यह रहेगा गुणा। फिर y बाद में है तो बाद में क्या होता है 20% बढ़ता है, तो 20 हो गया प्लस में और इसके नीचे हो गया बटा 100 और यहाँ लग गया हमारा परसेंटेज। -20 से +20 कट जाएगा। ठीक, बराबर लगाओ, माइनस का गुणा प्लस से हो गया माइनस और 20 का गुणा 20 से हो गया 400 बटा 100%। 100 के 900, 100 चौका 400, क्या आ गया -4%। तो जब भी माइनस में आ गया यानी कि हो गया कमी, तो इसका उत्तर हो जाएगा 4% कमी आंसर। अगर प्लस में आता ये तो 4% वृद्धि होती या बढ़ोतरी के लिखते हैं उसको, तो माइनस में इसलिए हो जाएगा 4% कमी, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 55, लिखा हुआ ब्रैकेट में छोटे ब्रैकेट में 20/5, फिर ब्रैकेट बंद है, फिर लिखा है भाग का चिन्ह है, फिर लिखा है 2, फिर प्लस, फिर छोटे ब्रैकेट में लिखा है 16/8, यहाँ पर गुणित 2 प्लस 10/5 एक ब्रैकेट में, फिर गुणा लगा, फिर दूसरे ब्रैकेट में है 3 + 2 का मान है। इसको हल करते हैं हम लोग। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं तो इसको हल करेंगे हम, तो 20 को 5 से भाग करोगे बचेगा 4, यहाँ भाग का चिन्ह लगाओ, यहाँ लिखो 2, फिर लिखो प्लस 16 को 8 से भाग करो बचेगा 2, फिर गुणे यहाँ लिखो 2, प्लस 10 को 5 से भाग करो 2 और गुणे यहाँ था प्लस था आपका 3 और 2 5 हो गए। 4 को 2 से भाग करो बचेगा 2, प्लस 2 का गुणा 2 से हो गया 4, प्लस 2 का गुणा 5 से हो गया 10, सबको जोड़ दोगे आ जाएगा उत्तर 16। ठीक, 10 4 14 2 16, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 56, लिखा हुआ ₹600 की एक राशि साधारण ब्याज पर 4 वर्ष में ₹720 हो जाती है। यदि ब्याज की दर 2% अधिक कर दी जाए तो राशि 4 वर्ष में कितनी हो जाएगी, ये आपको बताना है। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो क्या लिखा हुआ 600 रुपये हैं, साधारण ब्याज पर 4 वर्ष में 720 हो जाता है, तो 600 हो गया मूलधन और 720 हो गया मिश्रधन।
तो अगर 600 रुपया जमा करते हैं और 4 उसके बाद 720 मिलता है तो ब्याज कितना होगा, मिश्र धन माइनस मूलधन, यानी 720 में से आप 600 घटाओगे, मिल जाएगा ब्याज, यानी कि मिलेगा 120 रुपये। तो उसका दर कितना होगा, दर पहले मालूम कर लेंगे, फिर अगला सवाल लगाएंगे कि यदि ब्याज की दर 2% अधिक कर दी जाए, यानी जो पहले दर था उसमें दर में हम 2% जोड़ देंगे, तो राशि 4 वर्ष में कितनी हो जाएगी, यानी जो हमें नया मिश्र धन मिलेगा वो हमारा कितना होगा 4 साल में, यदि दर में 2% अधिक कर दें। तो पहले लिखेंगे हम इसका दर निकालेंगे, तो लिखेंगे ब्याज बराबर, या साधारण ब्याज बराबर लिखो, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। तो ब्याज कितना होगा, 720 में से आप 600 घटाओगे तो ब्याज मिलेगा हमें 120 रुपये। तो हमारा ब्याज हो गया 120, मूलधन हमारा 600 हो गया, दर नहीं मालूम, दर लिखते हैं R, और समय कितना है 4 वर्ष, बटा हो गया 100। 00 से 00 कट गया हमारा, 6 के नम 6 और 6 दूनी 12, 20 बचा, 4 के नम 4, 4 पंचे 20, यानी हमारा जो दर है R बराबर आ गया 5। ठीक, दर हमारा 5 आ गया। अब जो इसका सेकंड कंडीशन कह रहा है कि जो दर है वो 2% अधिक कर दी जाए, यानी 5 प्लस, पहले दर हमारा 5 था, अब 2% अधिक कर दो तो हो जाएगा 7%। ठीक है, तो जो नया मिश्र धन होगा वो हमारा कितना होगा, तो पहले मालूम करो कि जब 7% दर कर दोगे आप तो ब्याज कितना मिलेगा। तो ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। तो मूलधन कितना सवाल में 600, दर कितना हो गया 7, और समय 4 ही वर्ष है तो 4 हो गया, और बटे हो गया 100। 00 से 00 आपका कट गया, 6 का गुणा 7 से हो गया 42, और गुणे 4 कितना मिलेगा, 4 दूनी 8 और 4 चौक 16, यानी अब ब्याज मिला हमें 168 रुपये। तो नया मिश्र धन क्या होगा हमारा, तो मिश्र धन बराबर होता है हमारा मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन हमारा 600 रुपये थे और ब्याज आ गया हमारा 168 रुपये, तो कुल मिलाकर मिश्र धन हमारा हो गया 768 रुपये, मिश्र धन हमारा हो गया, यानी ऑप्शन नंबर आपका सही होगा बी। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 57। लिखा है एक तार 2 सही 3 बटे 4 मीटर लंबा है, वह 2 भागों में टूट जाता है, एक भाग दूसरे भाग से 5 बटे 8 मीटर बड़ा है, तार के बड़े भाग की लंबाई है। तो चलिए इसको हल करते हैं अब। तो देखिए क्या लिखा है, एक तार 2 सही 3 बटे 4 मीटर लंबा है। मान लीजिए एक तार हमारे पास इतना बड़ा और इसकी कुल लंबाई कितनी है 2 सही 3 बटे 4 मीटर, यानी कि 4 दूनी 8 3 11, 11 बटा 4 मीटर ये तार लंबा है। ठीक, अब कह रहा है तार 2 भागों में टूट जाता है। मान लीजिए एक भाग यहाँ से यहाँ हो गया और एक भाग यहाँ से यहाँ हो गया, तो कह रहा है कि जो एक भाग है वो दूसरे से कितना ज़्यादा है 5 बटे 8 मीटर है। तो मान लीजिए हम इसकी लंबाई मान लेते हैं x मीटर। ठीक, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी, और जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी बची वो होगी आपकी क्या, ये ज़्यादा है कितना, पहले वाले से 5 बटे 8 मीटर ज़्यादा, यानी x प्लस 5 बटा 8 ये हो गया आपका। तो कह रहा आगे कि बड़े भाग की लंबाई बताओ, तो बड़ा कौन होगा आपका ये होगा, क्योंकि ये सिर्फ x है और ये क्या है x प्लस 5 बटा 8, यानी x से 5 बटा 8 ज़्यादा है, तो इसी भाग की लंबाई में बतानी है। तो पहले मालूम करेंगे x की वैल्यू कितनी होगी। तो ये जो x है और ये x प्लस 5 बटे 8 बराबर होगा जोड़कर 11 बटे 4 मीटर के बराबर। तो लिखेंगे हम x प्लस 5 बटे 8, ये x और इस x को इस पूरे में ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, तो x प्लस और ये पूरा हमारा x प्लस 5 बटे 8 है, बराबर हो गया 11 बटे 4। ठीक, x और x हो गया हमारा 2x बराबर 11 बटे 4, और 5 बटे 8 को हम बराबर किधर ले जाएंगे, हो जाएगा माइनस 5 बटे 8। तो 2x बराबर कितना हो गया 4 8 कैल्शियम 8, 4 को 8 से भाग करो 2, 2 का गुणा 11 से हो गया 22, माइनस 8 को 8 से भाग करो 1, 1 का गुणा 5 से हो गया 5। तो 2x बराबर कितना हो गया 22 में से 5 गया 17 और बटे हो गया 8। तो x बराबर कितना हो जाएगा, x का वैल्यू बताना है, तो x बराबर 17 बटे 8 गुणे 2, यानी हो गया 17 बटे 16। x का मान 17 बटे 16 आ गया। तो कह रहा बड़े भाग की माप बताओ, यानी बड़े भाग की लंबाई बतानी हमें। तो बड़ा भाग कितना था
यक्स प्लस 5/8 लिखते हैं बड़ा भाग। तो बड़ा भाग कितना है, यक्स प्लस 5/8। तो यक्स का वैल्यू कितना आया यहाँ पर 17/16। तो यहाँ लिख देंगे हम 17/16 प्लस 5/8। 16 8 का एलसीएम हो गया 8, 16 हो जाएगा यहाँ पर एलसीएम। 16 को 16 से भाग करो 1, 1 का गुणा 17 से हो गया 17। 16 को 8 से भाग करो 2, 2 का गुणा 5 से हो गया 10। 17 10 27/16। अब बदलेंगे इसको मिश्र भिन्न में, तो हो जाएगा 16 पढ़ा पढ़ना 27 से ज़्यादा ना जाए, तो 16 कितना 16 और 16 कितना 27 11 और ये बटा 16 और मीटर में सवाल था हो गया मीटर। आ गया आपका 1 सही 11/16 मीटर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा आपका ए, 1 सही 11/16 मीटर। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 58। इसमें लिखा हुआ है एक शीशे के घन, मतलब एक शीशा का घन है जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर है, को पिघलाकर 27 एक समान घन बनाए जाते हैं। यानी इस घन को पिघला देते हैं और समान आकार के घन बनाते हैं। और कितने घन बनाते हैं, 27 घन बनाते हैं। इस प्रकार बने प्रत्येक छोटे घन की भुजा की लंबाई है। यानी इस प्रकार जो घन बनेगा नया हमारा छोटा वाला, तो प्रत्येक घन बराबर होगा, तो घन की जो भुजा होगी वो कितनी होगी ये बतानी है आपको। तो यहाँ पर क्या लिखा है, एक शीशे का घन है। मान लीजिए यहाँ पर एक घन है आपके पास, मान लीजिए एक घन है ये, ठीक घन है और इसकी प्रत्येक भुजा कितना है 6 सेंटीमीटर की है, 6 सेंटीमीटर की है। इसको पिघला कर क्या बनाते हैं हम, छोटा घन बनाते हैं। छोटा घन बनाते हैं हम, ठीक छोटा घन बनाते हैं कितने बार, 27 बार। 27 घन बनाते हैं छोटा। अब 27 चित्र बनाना, यहाँ पर स्पेस ज़्यादा नहीं इसलिए 27 बार लिख दिए। तो क्या होता है कि जब जो बड़ा घन होगा और ये जो छोटा घन होगा 27 बार, उसमें क्या चीज़ समान रहेंगी, उसका आयतन बराबर रहेगा। देखिए जैसे बोलते हैं कि इसे 1 गिलास पानी ले लिया आप, अब उस 1 गिलास पानी को चाहे आप बाल्टी में पलटिए तब भी उतना रहेगा, चाहे किसी भी पात्र में डाल दीजिए तो उतना ही पानी रहेगा। तो इसी हिसाब से जो बड़े घन का आयतन होगा वो छोटे 27 घनों के आयतनों के योगफल के बराबर होगा। तो बताना हमें ये जो छोटा घन है हमारा उसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी होगी। तो इसकी भुजा मान लेते हैं यक्स मान लेते हैं, ठीक। तो यहाँ लिखते हैं हम बड़े घन का आयतन, बड़े घन का आयतन बराबर छोटे घन का आयतन, छोटे घन का आयतन। तो कितने बार रहेगा, 27 बार, तो गुणे हो जाएगा 27, ठीक। अब घन के आयतन का फॉर्मूला क्या है, भुजा गुणे भुजा गुणे भुजा, या भुजा पावर 3 बोलते हैं। तो इसकी भुजा कितना है 6 है, तो 6 पावर हो गया आपका 3, ठीक। छोटे घन का आयतन, ये छोटे घन का आयतन वो भी होगा भुजा पावर 3, तो भुजा कितना यक्स है, तो यक्स पावर 3 और गुणे हो गया आपका 27 हो गया, ठीक है। अब यक्स पावर 3 रोकोगे तो 27 कहाँ जाएगा, इसके बटे में जाएगा। तो 6 पावर 3 मतलब 6 गुणे 6 गुणे 6 बटा 27, 27 हो गया एक बार, ठीक है, बराबर हो गया यक्स पावर 3। अब 3 दूनी 6 और 3 9 27, 3 दूनी 6, 3 त्रिक्का 9, 3 दूनी 6 और 3 इक्का 3, क्या बचा 2 गुणे 2 गुणे 2 यानी कितना हो गया 8 बराबर एक्स पावर 3। तो इस प्रकार जब यक्स को रोकेंगे तो ये पावर 3 जो होगा यहाँ हो जाएगा घनमूल बन जाएगा। तो 8 का घनमूल 2, ठीक है। तो इस प्रकार से यक्स का मान कितना आ गया 2। तो जो छोटा घन होगा, छोटे घन की भुजा क्या हो जाएगी, छोटे घन की भुजा यक्स माने थे तो आ गया 2। अब किस में सवाल था सेंटीमीटर में, तो हो गया 2 सेंटीमीटर, ठीक। अब 2 सेंटीमीटर लिखो
और चाहे लिख दो आप 2.0 सेंटीमीटर, दोनों आपका समान उत्तर है। ठीक, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन आपका सही होगा। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 59। लिखा है 2100 का अभाज्य गुणनखंड है, इसका अभाज्य गुणनखंड निकालो। तो अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं तो जो गुणे क्रम में हमें संख्या मिलती है सब अभाज्य संख्या होनी चाहिए। तो इसमें देखो 2 अभाज्य है, 2 अभाज्य है, 7 अभाज्य लेकिन 15 अभाज्य नहीं है, ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी देखिए 2 अभाज्य है, 2 अभाज्य है, 3 अभाज्य है, 5 अभाज्य है लेकिन 35 आपका अभाज्य नहीं है, ये भी आपका गलत हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी देखिए 2 अभाज्य है, 2 अभाज्य है, 3 अभाज्य है, 5 अभाज्य है, 5 अभाज्य और 7 अभाज्य, इसमें सब अभाज्य है। अगला देखिए ऑप्शन नंबर डी 4 भाज्य है, तो ये आपका गलत हो गया, यानी आपका बचा सी, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। अब देखिए प्रश्न संख्या 60 अंतिम है ये। एक कमरे की लंबाई 15 मीटर है, ठीक है, इसके संपूर्ण फर्श पर 15 सेंटीमीटर गुणे 12 सेंटीमीटर विमाओं की 7500 टाइलें लगती हैं, कमरे की चौड़ाई क्या है ना, कमरे की चौड़ाई है। लिखा है कि एक कमरा है जिसकी लंबाई 15 मीटर है, चौड़ाई हमें मालूम करना, चौड़ाई नहीं मालूम है, और उस कमरे के फर्श पर क्या लगाते हैं हम? टाइल लगाते हैं। टाइल की लंबाई 15 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 12 सेंटीमीटर है। अगर कुल टाइल लगते हैं 7500 यानी 7500, तो बताओ कमरे की चौड़ाई क्या होगी? तो प्रश्न संख्या 60 है, एक कमरे की लंबाई 15 मीटर है, ठीक है, तो कमरा 15 मीटर है और इसके संपूर्ण फर्श पर हम लगाते हैं 15 गुणे 12 सेंटीमीटर भुजाओं की 7500 टाइलें लगाते हैं। तो यानी कि जो कमरे का फर्श होगा वो आयताकार होगा। क्या होगा? आयताकार होगा। ठीक, तो कमरे की लंबाई हमारा दिया 15 मीटर, 15 मीटर। अच्छा, जो टाइल की लंबाई दिया है वो सेंटीमीटर में दिया हुआ है, ठीक है, तो इसको भी बदल देंगे सेंटीमीटर में। तो 15 मीटर में कितने सेंटीमीटर? 1500 सेंटीमीटर। ठीक, तो जो कमरे का फर्श है उसकी लंबाई कितना होगा? 1500 सेंटीमीटर। हमें चौड़ाई बताना है, इसको चौड़ाई मान लेते हैं 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। अब इसमें क्या लगाते हैं हम? टाइल लगाते हैं। क्या लगाते हैं? टाइल। ऐसे मान लीजिए पूरा से टाइल ऐसे पूरा भर जाएगा। तो टाइल की जो लंबाई चौड़ाई है, टाइल की लंबाई 15 सेंटीमीटर है और चौड़ाई कितना है? 12 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से पूरा टाइल भर जाता है इस फर्श में, तो कितने टाइल हो जाते हैं? 7500 टाइल लगते हैं। तो बताना है कि जो कमरे का फर्श है उसकी चौड़ाई कितनी होगी। तो इस प्रकार के सवाल में क्या लिखते हैं कि टाइलों की संख्या, टाइलों की संख्या बराबर ये जो आयताकार फर्श है इसका क्षेत्रफल है ना, आयताकार फर्श का क्षेत्रफल, आयताकार फर्श का क्षेत्रफल बटे इसमें अंदर क्या लगाए हैं? टाइल, तो यह होगा टाइल का क्षेत्रफल, टाइल का क्षेत्रफल। ठीक, अब टाइल की संख्या कितने दी है? 7500, 7500। फर्श का क्षेत्रफल, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई कितना दिया है? 1500 मीटर और गुणे चौड़ाई कितना है? 1500 सेंटीमीटर दिया, ठीक है, चौड़ाई कितना? 1 सेंटीमीटर बटे टाइल का क्षेत्रफल है लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई कितनी है? 15 और चौड़ाई कितनी है? 12, 15 गुणे 12, 00 से 00 कट गया, 15 के नाम 15, 15 के नाम 15, क्या बचा? 75 बराबर 1 सेकंड में x बटा 12। अब कैंची गुणा करेंगे हम लोग, तो जब कैंची गुणा करेंगे तो x का गुणा 1 से हो गया x और 75 का गुणा 12 से, 12 पंचे 60, हासिल आया 6, 12 से थे 84, 84 6 90, यानी x बराबर 900 आ गया। और किस में माने थे x को? सेंटीमीटर में, ठीक है, तो सेंटीमीटर में आंसर आ नहीं रहा है। तो x किसका मान था? कमरे की चौड़ाई या फर्श की चौड़ाई कह सकते हो। तो x बराबर 900 सेंटीमीटर, यानी कि कितने मीटर होंगे? 9 मीटर इसमें हो जाएंगे 900 सेंटीमीटर में। तो ऑप्शन नंबर आपका सही हो गया आपका ए। आप सभी लोग अपना प्रश्न का उत्तर मिलाइए और कमेंट करके बताइए कि आपका कितना सही गया। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें और आगे शेयर भी करें। और साथ ही साथ अगर आप इस नए चैनल पर, अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।